बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फाइलम सिलेंट्रेटा का आखिरी पोर्शन डिस्कस करना है। फाइलम सिलेंट्रेटा की हम जो करैक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं तो उस करैक्टरिस्टिक में सबसे आखिरी जो करैक्टरिस्टिक है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। और ये आप ये समझ लें कि जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे तो सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म की ये टर्म है आपकी बुक में सिर्फ इसी फाइलम के अंदर डिस्कस की गई है और किसी जगह इस पूरे चैप्टर में पॉलीमॉर्फिज्म की टर्म को डिस्कस नहीं किया गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। पॉली काफ़ी सारे, मॉर्फ कहते हैं शक्लो सूरत को। अगर एक ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाए और फिर वो मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ काम भी करती हों, मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ काम भी करती हों, तो इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। यानी अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली, शक्लो सूरत भी मुख्तलिफ हो, स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ हो, एंड फंक्शनली, और फंक्शन भी मुख्तलिफ हो, मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह के इंडिविजुअल में पाया जाता है जिसमें 2 से ज़्यादा शक्लें हैं, 2 से ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं वो शक्लें, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का नाम है ओबेलिया। अब ऑर्गेनिज्म एक ही है लेकिन इसके कुछ इंडिविजुअल आप कह सकते हैं फीडिंग इंडिविजुअल कहलाते हैं, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल कहलाते हैं, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल कहलाते हैं। जो फीडिंग इंडिविजुअल है उनको गैस्ट्रोजॉइड कहा जाता है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल है उनको ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल है उनको मेडोसी कहा जाता है। अब ये सारी जो शक्लें हैं वो सिर्फ इस ओबेलिया ऑर्गेनिज्म की। अब देखो यहाँ शक्लें भी डिफरेंट है, गैस्ट्रोजॉइड आमतौर पे पॉलिप होते हैं, ब्लास्टोस्टाइल भी तकरीबन पॉलिप ही होते हैं, मेडोसी होती है अम्ब्रेला शेप। तो ये ऑर्गेनिज्म भी इंडिविजुअल भी मुख्तलिफ हैं, स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है और इनके फंक्शन भी मुख्तलिफ है, लेकिन इन सारे इंडिविजुअल का ताल्लुक किस ऑर्गेनिज्म के साथ है? ओबेलिया के साथ है। तो इस वजह से इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल इस फाइलम की डिस्कस की गई हैं आपकी बुक में। हाइड्रा, तो ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, एमसीक्यूज में आ सकता है, और ये सिर्फ पॉलिप की शक्ल में पाया जाता है, यानी मेडोसी वगैरह की शक्ल में नहीं पाया जाता है, और इसी वजह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस की थी, जो पिछला लेक्चर था, तो उसमें अगर कोई भी ऐसा एनिमल जिसमें 2 जनरेशंस हो और दोनों अल्टरनेटिवली आ रही हो, जैसे पिछले लेक्चर में हमने ओबेलिया की मिसाल दी थी कि ओबेलिया में एक आप कह सकते हैं पॉलिप जनरेशन होती है, उसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, उससे सेक्सुअल जनरेशन प्रोड्यूस होती है जो मेडोसी कहलाती है, उसकी रिप्रोडक्शन से दोबारा एसेक्सुअल जनरेशन बन जाती है। अब यहाँ चूंकि एक ही जनरेशन है पॉलिप, तो इस वजह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा। हाँ, ओबेलिया की अभी जैसे मैंने बात की, ये मैरीन ऑर्गेनिज्म है, कॉलोनी की शक्ल में रहता है और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। अच्छा, अरेलिया या कॉमनली कॉल्ड जेलीफिश, इसमें पॉलिप बनता है लेकिन थोड़ी देर के लिए बनता है। ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं लाइफ का ड्यूरेशन है वो ये मेडोसी की शक्ल में पाई जाती है। तो बहरहाल इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है लेकिन इतना नहीं होती जितना ओबेलिया के अंदर होती है। पॉलिप का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है। अच्छा, एक्टिनिया सी एनीमो, तो ये पॉलिप की शक्ल में पाई जाती है। और हाँ, इसकी जो बॉडी है उसमें काफ़ी सारे, हालांकि आम तौर पे जो सिलेंट्रेटा होता है उसकी बॉडी के अंदर एक बॉडी कैविटी होती है, लेकिन इसके जो अंदर बॉडी कैविटी है वो छोटे छोटे खानों में डिवाइडेड है, छोटे छोटे खानों में। अच्छा, अंदर की बॉडी कैविटी के लिए हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था? सिलेंटिरोन या एंटीरोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो उसमें छोटे छोटे खाने हैं, कुछ बड़े खाने हैं, कुछ छोटे खाने हैं, तो उनको मिज एंट्रीज कहा जाता है, मिज एंट्रीज कहा जाता है। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ पॉलिप ओनली, एंटीरोन इज डिवाइडेड बाय लार्ज पार्टीशन कॉल्ड मिज एंट्री। अच्छा, मैड्रीपोरा, तो इनकी बॉडी हार्ड कैल्केरियस स्केलेटन, कैल्केरियस स्केलेटन से क्या मुराद है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इनको कॉमनली कॉल्ड कोरल्स, इनको कोरल्स भी कहा जाता है।
और कोरल्स की प्रॉपर्टी ये है, कोरल रीफ और कोरल आइलैंड बनाती है। अब इन दोनों का डिफरेंस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप लोगों ने फिर वहीं जाके सुनना है इसको, अब मैं नहीं बताऊंगा। कोरल रीफ और कोरल आइलैंड जो पिछला लेक्चर है। अच्छा, कोरल रीफ क्या है या कोरल रीफ बनते कैसे हैं? बेसिकली हमारे पास ये जो कोरल एनिमल्स हैं आमतौर पे ये पोलिप शक्लों में रहते हैं। पोलिप शक्ल कौन सी होती है? जो सिलेंड्रिकल हो। जैसे मैं कहता हूँ कि एक पोलिप शक्ल ये है, एक पोलिप शक्ल, एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है। क्लियर? तो सबसे पहले जितने भी इंडिविजुअल हैं, एक तो ये कॉलोनियल है। कॉलोनियल से क्या मुराद है? काफ़ी सारे इंडिविजुअल इनके इकट्ठे होंगे और ज़्यादातर इंडिविजुअल ये पोलिप शक्लों में रहते हैं। तो पहली बात, द सीलेंट्रेट, ये वाली जो सीलेंट्रेट कॉलोनियल है। अब होता क्या है कि हर मेंबर अपने इर्द गिर्द एक एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करेगा। और ये एक्सोस्केलेटन चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जब बहुत हार्ड हो जाए, इवन हमारा जो जैसे मार्बल है उसमें भी बहुत सारा पोर्शन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये वाला जो स्केलेटन ये सख्त किस्म का बन जाता है। और इसकी शेप अगर देखें, ये कप शेप है। ये कौन सी शेप का है? कप शेप। तो पहली बात कि ये जो हमारे पास कोरल रीफ है, इनको बनाता कौन है? इनको पोलिप जो कोरल एनिमल्स के हैं वो सिक्रेट करते हैं। अब पोलिप क्या करते हैं? जब पोलिप इस एक्सोस्केलेटन को सिक्रेट करेंगे तो पोलिप्स आर कवर्ड बाय स्टोनी कप, तो वो कप फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ सिक्रेशन। यानी इन्होंने एक्सोस्केलेटन बनाया, बाद में यही सिक्रेशन हार्ड होके एक कप की तरह का क्या बना देंगे? स्ट्रक्चर बना दे। अब जब कप की बात हुई तो उसका जो माउथ होगा, कप का, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा, कप का जो माउथ होगा वो खुला हुआ है। अब जाहिर बात है चूंकि सिलेंट्रेटा का मेंबर है, सिलेंट्रेटा के मेंबर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके टेंटिकल्स होते हैं। तो ये टेंटिकल्स इस माउथ से बाहर निकाल के रखते हैं, ऐसे ये बाहर निकाल के। इसका फायदा क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म यहां से गुजरेगा उसको ये पकड़ लेंगे। तो पहला फायदा क्या है? पोलिप कैन पास टेंटिकल फॉर फीडिंग पर्पस। लेकिन जाहिर बात है जो शिकार आ रहा है वक्ती तौर पे तो आएगा, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि यहाँ तो उनको दुश्मन बैठे हैं, हो सकता है शिकार यहाँ की बजाय यहाँ से गुजरना शुरू कर दे। अब होगा क्या? जब इनको शिकार नहीं मिलता, यानी इनकी जो कैप्चरिंग है प्रे की वो नहीं होती, तो ये क्या करते हैं? ये अपने आप को इस स्केलेटन से, अब ये इसी तरह जैसे किसी ने मकान बनाया और मकान को अब उसको छोड़ना पड़ गया किसी भी वजह से, वो मकान तो लेके जा नहीं सकता, ये खुद बंदे ऊपर चले जाएंगे। सपोज करता हूँ मैं कि ये बंदे ऊपर आ गए, ये सारे ऊपर आ गए, ये सारे ऊपर आ गए, ठीक है। ये लेकिन ये बाई चांस मर गया, ये ऊपर नहीं आया, ये मर गया, ठीक है। इसकी जगह कोई और मेंबर आ गया। क्लियर? अब ये जब यहां आएंगे, यहां भी ये काम करेंगे, ऐसे स्केलेटन बनाएंगे। क्लियर? तो दूसरा काम माउथ से क्या लेते हैं? विदड्रॉ इटसेल्फ वेयर नो फीडिंग। अगर खुराक इनके पास यहां नहीं आ रही, क्योंकि ये अटैच है, ये खुराक के पास तो जाएंगे नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर करके वहां रहना शुरू कर दे। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए ऑर्गेनिज्म आना शुरू कर, अगर यहाँ भी नहीं आए तो फिर ये थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे। तो इस तरह ये जा रहे होते हैं। लेकिन जब ये एक जगह ठहरते हैं तो वहां स्केलेटन बना लेते हैं, लेकिन जब वो आगे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो स्केलेटन वाला पोर्शन वही छोड़ जाते हैं। अगर देखा जाए, अब ये जो स्केलेटन जब इकट्ठे होंगे तो एक नेटवर्क बन जाएगी, पूरा जाल बन जाएगा इन छोटे छोटे स्केलेटन का। तो ये जो जाल बना है, या आप कह सकते हैं ये जो नेटवर्क ऑफ स्टोनी कप है,
और ये बाज़ दफ़ा मीलों फैला होता है, कई मीलों में फैला होता है। तो इस नेटवर्क ऑफ स्टोनी कप्स के मजमूए को कोरल रीफ कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए इस कोरल रीफ में जितने भी स्टोनी कप्स हैं ये छोटे छोटे, अब इसमें सब में पोलिप नहीं रहते। पोलिप आमतौर पे होते हैं जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है, सबसे जो नीचे वाली सरफेस है या तो वो खाली होगी या फिर कोई ऐसा पोलिप होगा जो मर चुका होगा। लेकिन जो जिंदा है जिन्होंने खुराक लेनी है वो आमतौर पे लोअर सरफेस को छोड़ के ऊपर आ रहे होते हैं। तो बहरहाल इस तरह आप कह सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो स्ट्रक्चर है स्टोनी कप का, जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, ये बड़े से बड़ा हो रहा होता है। तो ये बात लिखी गई है। पहली बात, ये जो पोलिप्स हैं या ये जो कोरल एनिमल्स हैं ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं और ये जो नेटवर्क बनाते हैं या मैस ऑफ सच सिलेंट्रेट कार्ड कोरल्स, तो ये पूरी जो कॉलोनी है ये कोरल्स एनिमल की कॉलोनी है। अगर हम इनकी सरफेस लेयर की बात करें तो लिविंग पोलिप्स होते हैं। मैंने बताया लिविंग पोलिप्स क्यों, क्योंकि नीचे से वो छोड़ के ऊपर आ गए। लेकिन जो अंडरनीथ मैस है, तो इस पूरे नेटवर्क की जो नीचे वाली सरफेस है उस पर या तो अंदर की तरफ कोई पोलिप नहीं होगा या होंगे भी तो डेड पोलिप होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो स्टोनी मैस बनी है इस तरह की, तो इसको क्या कहा जाएगा, कोरल रीफ कहा जाएगा। तो अगर ये छोटे छोटे ईंटें, आप इनको ईंटें समझ लें, अगर ये छोटी छोटी ईंटें मिलके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दें जो कई मीलों में फैला हो, कई किलोमीटर्स में फैला हो, तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि काफ़ी सारे जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इस स्ट्रक्चर को एज ए हैबिटेट इस्तेमाल करते हैं, इस स्ट्रक्चर को एज ए हैबिटेट इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये समझ लें दुनिया के अंदर आपने सुना होगा जंगलात में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन कोरल रीफ भी वो जगह है जहाँ काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ मैसिव स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बड़ा होने की वजह से और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, सर्विंग एज द लिविंग स्पेस फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे फिर अकरेंस है बहुत सारे जो समंदर के पानी है, जैसे फ्लोरिडा है, वेस्ट इंडीज़ है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, या आइलैंड ऑफ कोरल सी है। तो ये सारे वो आप कह सकते हैं समंदर हैं जहाँ ये कोरल रीफ बकसरत पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो सेलेंट्रेटा का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हमने तीसरा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से शुरू करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।